बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में कल डबल हेडर खेला गया, जिसमें पहला मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान। और ये मुल्तान सुल्तान के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 जो था वो एक नाइटमेयर से काम नहीं था, और इसको जितनी जल्दी बुलाकर आगे बढ़ जाए, अगले सीजन की तैयारियां अगर अभी से शुरू कर दे, ड्राफ्टिंग पर मेहनत कर लें, सिचुएशन को समझे, तो उनके हक में काफ़ी बेहतर होगा। दूसरा मैच था लाहौर के अंदर पेशावर ज़ल्मी, जो कि क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया था। जो जीता उसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना था, और लाहौर कलंदर ने ये मार्का जो है वो जीत लिया। बारिश की वजह से पहले मैच मुतासर हुआ, 13 ओवर तक ये मैच रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। 13 ओवरों में लाहौर कलंदर ने जारहाना बैटिंग करते हुए 149 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, और 150 का टारगेट दिया। लेकिन ज़ल्मी जो है वो 123 पर उनके 8 खिलाड़ी आउट हो गए और ओवर्स मुकम्मल हो गए। कोई भी बैटर उस तरह से खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। प्रेशर मैच में, प्रेशर गेम में तमाम ज़ल्मी प्लेयर्स के हाथ पर फूलते दिखाई दिए। अब टॉप फोर्स कंफर्म हो चुकी हैं। कोयटा ग्लेडिएटर टॉप पर है, कराची किंग्स दूसरे नंबर पर, लाहौर तीसरे नंबर पर, इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे नंबर पर। और अभी ये टेबल में थोड़ी बहुत रद्दोबदल होनी है आज के मैच के बाद। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स है। अगर इस्लामाबाद ये मैच जीता है और एक अच्छे मार्जिन से जीता है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर चला जाएगा, लाहौर चौथे पर, और इस तरह का सिनेरियो। इस पर मजीद भी फर्दर बात करते हैं। और आज पिंडी में आखिरी मैच खेला जाएगा, उसके बाद से लाहौर लेग का आगाज हो जाएगा। तमाम तर सूरत पर बात करें, फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ जरिए मौजूद हैं, इसके साथ साथ अहमद सईद ने मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। सलमान भाई, सबसे पहले बात करते हैं, कल हमने पिंडी स्टेडियम में एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश किया है। एयरफोर्स के जांबाजों ने जिस तरह से दुश्मन को धूल चटाई है, नाको चने चुबाए हैं, और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबा सिद्धू साहब वहाँ पर मौजूद थे। पहले हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब थे पिछले मैच में, इसमें ये थे, तो खराज तहसीन दिया, एक अच्छा जेस्चर था, और पूरी दुनिया में फिर से हमने साबित किया कि हम जो है वो अमन पसंद लोग हैं। पहले एक छोटा सा कमेंट इस पर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो उनकी खिदमात हैं, जिस हिम्मत का और जिस कह लीजिए कि जहानत का और जिस दिलेरी का मुजाहरा हमारी आर्म फोर्सेस और एयर फोर्स ने किया, और तमाम फोर्सेस ने किया, इवन नेवी ने भी। और अगर देखा जाए तो आई थिंक कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, उनको तो भैया सलूट ही सलूट है। और उनकी कदर जो है, बहुत सारे हमारे कुछ लोग थे जो आई थिंक उन्होंने और तरह से सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके चंद घंटों के ऑपरेशन ने, उनके तरीके ने और उनकी दिलेरी ने इस कौम को ये रियलाइज कराया कि आप एक्चुअली क्या है। ठीक है, ये जो हम लोग एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए थे, उसने सबको दोबारा एक दफा होश दिलाई है कि भाईजान उठो, आप और चीजों के काबिल हैं, आपसे अल्लाह ने और काम लेने। तो मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी बाकी लोग इनको देखकर ना सीखें, ना जान पकड़े, ना होश करें, तो फिर हमारी ज्यादती है। उन्होंने तो अपना किरदार पूरा अदा कर दिया, और वो जितनी उनकी इज्जत अफजाई की जाए, जितनी उनके हौसला अफजाई की जाए और उनके लिए कह ले ऐसी तकरीबात की जाए, मेरा ख्याल है उतनी कम है। वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये डिजर्व करते हैं डेफिनेटली, और इस तरह से ही अफवाद के साथ जो कौम की स्पोर्ट है मसई साहब, वो होती रहनी चाहिए जी। इसमें एक पॉइंट और मतलब ये भी सीखने को मिलता है कि मतलब आप अगर देखें तो ये एक केस स्टडी है कि हाउ इंस्टीट्यूशंस डज वर्क। तो अगर आप किसी चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करें, उसको तरीके से उसका जो काम है वो उसको करने का मौका दें, तो इंस्टीट्यूशंस किस तरह से किरदार आती है। मेरा ख्याल है वाहिद इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो मेरिट के ऊपर काम करती है, जो किसी भी किस्म के मतलब प्रेशर के अंदर नहीं आती है, कोई सियासी दबाव नहीं होता है, किसी किस्म के वो नहीं है। हर चीज़ जो है चूँकि मेरिट के ऊपर हो रही है। तो ये भी एक केस स्टडी है कि जब आप चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, और जो दीगर वॉक ऑफ लाइफ से PCB की अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर आप उसमें भी ये करने की कोशिश करें, मेरिट की बालादस्ती के नतीजे में फिर ये वाले रिजल्ट सामने आते हैं जो हमारी आर्म फोर्सेज ने हमें दिए हैं इस क्राइसिस सिचुएशन। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैच पर बात कर ली जाए, डबल हेडर था कल। सलमान भाई, मुल्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। उनके मैच से ये तो साबित हो गया कि पिंडी में जो 6 मैचेस पहले बैटिंग करके जीते गए थे, उसको भी उन्होंने गलत साबित कर दिया, और मुल्तान मेरे ख्याल तमाम चीज़ों को गलत साबित करने के लिए ये सीजन खेल रही है। तो मुल्तान सुल्तान की मुसलसल ये शिकस्त, सिर्फ एक मैच जीती है, 9 मैचेस हारकर टेबल के बॉटम पर मौजूद है। कल भी हमने देखा 185 कोई बुरा टारगेट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसको चेज करवा लिया गया, ऑल्दो ये मैच क्लोज गया था। जी हाँ, मुल्तान तो ऐसे है कि जैसे मतलब जो मर्जी कर लें, वो चलना नहीं। कुछ भी तदबीर करने की कोशिश करें, वो करामत साबित नहीं हो रही। और आई थिंक कि मुल्तान ने एक स्कोर बुरा नहीं किया था, स्कोर वो अच्छा था। हालांकि वो शुरुआत के बाद बीच में थोड़ा स्टटर किया उन्होंने, लेकिन आखिर में शाहिद अजीज ने बहुत अच्छी बारी ली। शाहिद अजीज ने तो खैर बाद में बॉलिंग भी अच्छी की, तो वो एक डिसेंट टोटल पे उन्हें ले ज़रूर गए थे। लेकिन फिर जब
बैटिंग आई इनकी दूसरी टीम ने, तो आई थिंक दे बैटेड रियली वेल। और मुल्तान जो है उनके पास कोई जवाब नहीं थे बॉलिंग में, फील्डिंग में, वो उस तरह से इफेक्ट नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से यहाँ पर पिंडी में आपको विकेटें लेनी पड़ती हैं, वरना टोटल यहाँ पे चेज हो जाते हैं, यहाँ पे बड़े टोटल्स बनते हैं। तो व्हाट वी सॉ वाज लाइक द इनएबिलिटी टू पिक अप विकेट्स। वहाँ पर चेंजेस भी कप्तान ने कुछ करके देखे, लेकिन कुछ भी करामत साबित नहीं हो रहा था। और ये अगर बैटिंग की बात की तो यासिर खान ने 45 रन की इनिंग्स खेली, रिजवान नाकाम दिखाई दिए, तैयब ताहिर ने 36 रन की। अगर कुल मिलाकर बात की जाए 25, 21, 29 स्कोर अच्छा था। और मेरे ख्याल मुल्तान के यूनिट ने हमेशा अपनी बॉलिंग से मार खाई है और बॉलिंग में फिर से उस तरह की कारकर्दगी नहीं थी कि वो एक 185 जो है वो डिफेंड कर पाते। देखिए मुल्तान के जो आपने स्कोर बताए ना, कोई बड़ी पार्टनरशिप लगी हमजा। जी। कहीं पर एक बड़ी बारी नहीं ली गई, एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी, उस तरह से वो इनिंग्स कभी एस्टैब्लिश हुई नहीं। वो कभी लगता था इतना हो जाएगा, कभी लगता था इतना भी नहीं होगा। फिर आखिर में एक थोड़ी सी फ्लरी आई जहां पर शाहिद अजीज ने 29 रन किए और उससे पहले थोड़ा सा इनको पिकअप किया तैयब ताहिर ने जब उन्होंने 36 रन बनाए। लेकिन उसके बीच में कुछ ज्यादा ऐसा हुआ नहीं कि जिससे आपको लगे कि वो टोटल हो जाएगा जिसकी उम्मीद है। हालांकि ये स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग में, स्ट्रगल करते करते भी इस पिच पे 185 रन इन्होंने बनाए। और मेरा ख्याल है कि उस्मान तारिक का अच्छा कमबैक हुआ, वो अपने एक्शन की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करके वापस आए। उन्होंने 3 आउट किए हैं और इनके जो मेन प्लेयर्स थे वो उस्मान तारिक ने ही आउट किए हैं। जांजेब सुल्तान अच्छा खेल रहे थे, उन्हें 2 गुगलियां की, कैचेस भी जो है ना छुटे मुल्तान के बैटर्स के, लेकिन उसके बावजूद वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। यासिर को भी उस्मान ने आउट किया और उसके बाद तैयब ताहिर। तो जो जो अच्छा सेट खेल रहा था उन सभी को उस्मान तारिक ने आउट किया। तो उन्होंने अपना लोहा जरूर मनवाया, लेकिन वो काम कह लीजिए कि जो इनके बैटर्स थे वो सेट होने के बावजूद वो काम ना कर सके जिसकी उनकी टीम को जरूरत थी। बड़ी बारी चाहिए थी उन्हें, 200 प्लस रन चाहिए थे उन्हें। अच्छा वैसे सब जितना पहले मुल्तान की जो टीम है वो ओवरसीज़ पर रिलाय कर रही थी या बड़े नामों पर रिलाय कर रही थी, अगर कल के मैच की बात की जाए तो जांजेब ने 25 रन की इनिंग्स खेली, ये हुमायूं अल्ताफ़ है उन्होंने 16 रन की इनिंग्स खेली, उसके बाद ये आमिर बरकी 21, शाहिद अजीज़ 29। तो ये वो चेहरे हैं जो उस तरह से हाईलाइट पहले नहीं, लेकिन उन्होंने कल के मैच में परफॉर्म किया है। लेकिन जब तक मुल्तान की टीम कंटेंशन में रही है उस वक्त तक तो उन्होंने रिलाय किया है अपने स्टार्स के ऊपर। ब्रेसवेल मुसलसल नाकाम हो गए थे, उन्हें वो खिलाते रहे, और भी जो मतलब शाही होप को भी उन्हें काफ़ी चांसेस दिए। लेकिन जो आखिरी 3 मैचेस उन्होंने खेले उसमें उन्हें लोकल प्लेयर्स को ज़्यादा चांसेस दिए हैं, जिस वक्त इस बात के इम्कानात बहुत कम हो गए थे, बल्कि ख़त्म हो गए थे कि मुल्तान सुल्तान जो है वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकता है। तो उसके बाद उन्हें यह ख्याल आया कि ये प्लेयर भी हमारे कंटिजेंट का हिस्सा है, उनको फिर उन्हें चांस देना शुरू किया। तो ओवरऑल एक मतलब यूं कह लीजिए, आपने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज़ किया, नाइटमेयर का। सुल्तान कुछ भी करता वो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट जा रहा था। और सबसे ज़्यादा जो मतलब आपने बॉलिंग का तस्करा किया तो इसमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस का फैक्टर हमें नज़र आया है, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान ने जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कल भी अगर हम देखें तो 2-3 जो आखिरी ओवर जो थे उनमें कहीं कहीं ये लग रहा था, जब उन्हें 2 आउट कर दिए थे कंसेक्यूटिव, छठा और सातवां, तो उस वक्त ये लग रहा था कि शायद यहाँ से मैच मुल्तान बना जाए। लेकिन वहाँ पर भी मतलब मोहम्मद हसनैन ने जो छक्का खाया आखिरी ओवर में हसन नवाज से, जब 3 बॉलों पर 9 रन रह गए थे, तो मुझे नहीं समझ में आया कि वो उन्होंने क्यों वो वाला बॉल करवाया और किस तरह से उनको किसने ये एडवाइस किया। या मतलब हमें अगेन वही बात नजर आ रही है कि कंसिस्टेंसी के साथ बैट्समैन को फंसा कर रखने की एक ही जगह पे कैपेबिलिटी जो है वो हमारे बॉलर में बहुत ही कम पाई जा रही है। अच्छा क्वेटा ग्लेडिएटर्स की सलमान की बैटिंग की बात की तो कल साउथ शकील ने सरप्राइजिंगली देखो ना 18 रन बनाए 24 गेंदों पर, बड़ा स्लो खेलते दिखाई दे रहे थे। यूजुअली जब से ये इसके टूर्नामेंट का आगाज है वो इस तरह की वो अग्रेसिव क्रिकेट भी खेलते हैं, स्विच शॉट्स भी मार लेते हैं, स्वीप शॉट्स भी मार लेते हैं, लेकिन कल शायद दूसरों को मौका देना चाह रहे थे वो। नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरों को मौका देना होता तो फिर वो खुद बैटिंग पे ना आते। उन्होंने पहले भी एक मैच में पूरे ओवर्स खेल के 30-32 रन बनाए, यानी कि वो 20 के 20 ओवर उन्होंने बैटिंग कर ली और 30-35 रन बनाए और वो आउट शायद नहीं हुए थे और वो मैच भी हार गए थे। तो देखिए साउथ शकील को T20 फॉर्मेट के लिए उनकी गेम टेलर मेड नहीं है, वो स्ट्रगल करते हैं इस फॉर्मेट में। वो 1-2 क्यूट शॉटें जरूर खेल लेते हैं ये, और कल भी वो उसकी तलाश में थे, यानी कि वो ऐसे शॉट्स हैं जो पहले से प्री मेडिटेट करने पड़ते हैं, पहले से उसका इरादा करना पड़ता है। और जब वहां पे गेंद नहीं मिलता तो आप को खेलते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जब भी उससे लाइन और लेंथ उसके बरक्स आती है तो फिर आपको मौका नहीं मिलता वो शॉट एग्जीक्यूट करने का। और कल उनके साथ बहुत दफा ऐसा हुआ कि वो रैंप खेलने गए और आखिरकार जब वो आउट भी हुए हैं तो उस गेंद को वो फ्लिक भी कर सकते थे, लेकिन वो उसको वही रैंप करने की कोशिश कर रहे थे और थाई पैड पे लग के
गेंद विकेटों में जा लगी और बहुत सारी बॉल्स उन्होंने कंज्यूम की हुई थी। कप्तानी उन्होंने अच्छी की है, उनके बॉलर्स डिलीवर कर रहे हैं, उनकी टीम में बैटर्स डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी पर्सनल बैटिंग की बात करें तो दिस इज नॉट हिज फॉर्मेट। वो बहुत शानदार प्लेयर है लेकिन लंबे फॉर्मेट का ज्यादा अच्छा प्लेयर है। ख्वाजा नाफे ने बहुत अच्छी बारी ली है, ही केम इन, ही शोड दैट ही हैज अ स्किल सेट टू प्ले दिस फॉर्मेट, और इस बच्चे को फिट करना चाहिए जितना मैक्सिमम आप इसको फिट कर लें। ही शुड बी प्लेइंग दिस फॉर्मेट मोर फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ये आपको फायदा दे सकता है। इसी तरह हसन नवाज की सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि उसकी तारीफ बनती है, बिकॉज ये तीसरा मौका है जहां पर उसने मैच खत्म किया, एंड तक बैटिंग की है और उसने एंडर्स के साथ बैटिंग की है, और वो ऐसा लग रहा है कि उसने एंजॉय करना शुरू कर दिया ये रोल के वो अपने ऊपर मैच लेता है और मैच को आखिर तक लेके जाता है। यहाँ पे मैं दो चीजें कहूंगा कि एक तो वो बहुत शानदार खेल रहा है तो उसको इस पे अप्रिशिएट करना बनता है, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में जब वो मैच को डीप लेके जाता है, देयर विल बी टाइम्स जब वो फिनिश नहीं कर पाएगा, तो वहां पर ये ना हो कि लोग कहना शुरू कर दे देखो जी इसने सिंगल नहीं ली, इसने दूसरे को सामने नहीं लाया, इसने, ये ऐसे ही होता है। व्हेन यू टेक थिंग्स डीप समटाइम्स यू कम ऑन टॉप, समटाइम्स बॉलर अच्छी बॉलिंग कर जाता है, लेकिन ये बहुत गट्स का काम होता है कि मैच आप अपने ऊपर ले लें। बहुत सारे प्लेयर हैं वो पहले ही अपनी जान छुड़ा लेते हैं, हिट मार के आउट होते हैं और कहते हैं जी हम तो देखे टीम के लिए खेल रहे थे, बट द वे ही इज बैटिंग, वो जब मैच को डीप लेके जाता है तो बॉलर और ऑपोजिशन और फील्डर्स पे प्रेशर आता है, और ये बड़ी हाई लेवल की स्किल है। हर बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता मैच को अपने ऊपर लेने के लिए। और नंबर 3 वो मिडिल ऑर्डर में ओपन से ज्यादा अच्छा खेल रहा है, उस ज्यादा समझदारी के साथ, और पाकिस्तान को प्रॉब्लम भी मिडिल में है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द रोल दैट ही नीड्स टू फुलफिल फॉर पाकिस्तान। ओपनिंग में तो आपके पास लाइन लगी हुई है, ये आपके पास फखर भी है, आपके पास साइम अयूब भी है, आप वो बाबर और वो भी वही करना चाहते हैं, शायद अब उन्हें अभी जगह ना मिले, लेकिन उसके अलावा ये नाफे भी हैं और भी लड़के हैं ओपन में, लेकिन मिडिल में पाकिस्तान को जो है ना वो इशू है। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहे ऊपर ओपन पे, तो आप फखर को भी, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप्स में वो मिडिल ऑर्डर में खेला है, उसने अच्छा किया है, तो फखर और हसन अगर मिडिल में आते हैं और साइम के साथ साहिबजादा फरहान या कोई और दूसरा ओपनर जाता है और मिडिल में एक बैट्समैन आता है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बड़े फॉर्मिडेबल टॉप 5-6 बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पर भी फर्दर भी बात करते हैं। हसन नवाज ने पहले पिछले मैच में सेंचुरीज 43 बॉल्स पर आई गेस 45 बॉल पर 100 स्कोर किया था हसन नवाज की। मतलब कल भी अगर आप उनकी पूरी इनिंग देखें तो जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा टेक्निक तो काफ़ी बातें हो रही हैं, टेक्निक में उनके फ्लॉज हैं, लेकिन बहरहाल जिस टेम्परामेंट का मुजाहरा करते हैं वो बहुत शानदार है। और उन्होंने कल भी मतलब सेकंड लास्ट ओवर में भी उन्होंने आखिरी बॉल पर सिंगल ली, उसके बाद भी जहाँ मौका मिला उन्होंने उस मैच को जिम्मेदारी के साथ अपने ऊपर लेकर फिनिश किया। और ये पहली बार नहीं हो रहा है टूर्नामेंट में, तीसरी बार ये उन्होंने इस तरह से बारी ली है, तो बहुत शानदार इनिंग खेली है नवाज ने। ठीक है जी, इस पर फर्दर बात करते हैं। लाहौर जल्मी के मैच पर बात करने, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मार्का था जिस पर पेशावर जल्मी जो है वो गिव अप कर गया, हाथ खड़े कर गया। बाबर एंड द कंपनी ने कोई भी हिम्मत नहीं दिखाई कि उन्होंने 149 रन जो है वो नहीं बनाए। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से, जिसमें कल डबल हेडर खेला गया और दूसरा मैच जो था वो पेशावर जल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान था और ये क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया था। जो जीता वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाता और लाहौर कलंदर ने ये कर दिखाया है। लाहौर कलंदर का प्लेऑफ में होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि लाहौर कलंदर होम टीम, फेवरेट टीम और क्राउड पुलर टीम है। ये कह सकते हैं कदाफी में जितने भी स्पेक्टेटर्स आते हैं वो लाहौर कलंदर्स को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर पेशावर जल्मी के लिए, बाबर आजम के लिए आते हैं, तो बाबर आजम की टीम जो है वो बाहर हो गई है। क्या सर्कमस्टांसिस रहे, क्या वजूहात रही? क्योंकि बाबर पिछला मैच कराची से बड़ा क्लोज मार्जिन करीब जाकर हार गए, वो बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन ये टारगेट जो है वो 150 रन का था, ऑल तो 13 ओवर से बारिश के मुतासिर हुआ। क्या सूरत हाल रही? और कल बाबर ने फिर से टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। तो सलमान भी, पहले तो टॉस पर आप समझते कि ये सही फैसला था? वेदर को देखते हुए क्या होगा कि माइट बी पॉसिबल बारिश हो जाए, और इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया? देखिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मेरे से पूछें तो ये फैसला ठीक नहीं था, क्योंकि जब आप कह लें कि एक प्रेशर सिचुएशन में जाते हैं और आप जो है, आज अगर बारिश की वजह थी तो कल क्या वजह थी? उन्होंने तो तब भी पहले बॉलिंग कर ली और वो यही करते चले आ रहे। ये एक प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट है, इसका उस दिन से, उस पिच से, उस कंडीशन से ताल्लुक नहीं है। ये ऐसे लगता है पहले से प्री सेट एक दिमाग में उन्होंने अखज़ कर लिया कि यही है हमारे लिए आगे जाने का तरीका, जो कि बुरी तरह से फेल हुआ है।
I think the bowling changes the way he didn't work in the previous game, in the yesterday's game. उसके बाद जो उन्होंने जब इतने रन उनके ऊपर बन गए तो फिर इस टीम को तो समझ नहीं लगती कि करना क्या है। आप जरा इनकी बैटिंग तो देखें कि इनको अर्लियर ये तो पहले 3 ओवरों में सलमान मिर्जा ने मैच खत्म कर दिया था। ऐसे ही है बेसिकली तो पहले 3 ओवरों में इट वाज गेम ओवर जब उसने साइम को आउट कर दिया, हारिस को आउट कर दिया, बाबर तो आउट हुए। एक गंदा सा गेंद था जैसे शायद वो नॉर्मल हालात में काटिया कवर पे चौका मारते, उन्होंने उसको बस मारा है कि मैं इसको किसी तरह छक्का मार लूं, फ्लैट सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथ में गया। तो आई थिंक कि इनके ऊपर जब ये रन्स लग गए थे तो इन पे प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया था और द ओनली वे दे कुड हैव अवॉइडेड दैट वाज बाय विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट। वो उन्होंने ऑप्ट नहीं किया और बॉलिंग उनकी जो है वो पहले जब उन्होंने टीमों को थोड़ा बहुत ट्रबल किया वो अलजारी जोसेफ थे, ठीक है, उनके साथ फिर अली रजा भी इफेक्टिव हो जाते थे। अब वो अकेले अली रजा हैं और एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि बॉलर यंग है, वो इमर्जिंग है, वो जब बॉलिंग कर रहा होता है कप्तान बाउंड्री पे फील्डिंग करने चला जाता है, उसको हिट लगती है, उसको समझ कुछ नहीं आती, उससे बात करने कौन आता है, लुकवुड आता है। आई डोंट नो कि वो लैंग्वेज कितनी समझते होंगे या कितनी नहीं समझते होंगे, बट इट इज सपोज्ड टू बी द कैप्टन हु इज द सीनियर मोस्ट प्लेयर टू बी अराउंड हिम। लेकिन वहां पे देखने को क्या मिलता है कि कभी वो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे, कभी मिड विकेट बाउंड्री पे, और अंदर कौन फील्डिंग कर रहा है, वो फील्डिंग कर रहा है लुकवुड। मुझे तो ये ना अपनी कैप्टनसी की समझ नहीं आ रही। मैं मुल्तान के मैच में भी देख रहा था, उबैद शाह ने ओवर कराया, उसके बाद स्पिनर की शॉर्ट कवर में उबैद शाह खड़ा हुआ था और उस टीम का जो सबसे तेज फील्डर है तैयब ताहिर, वो थर्ड मैन या फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर खड़ा हुआ था। तो ये बिल्कुल बेसिक टैक्टिक्स हैं क्रिकेट के कि जब ओवर के इब्तिदा होती है आपके शार्प फील्डर सर्कल के अंदर होते हैं, जब आपकी हॉट जोन्स आती हैं जिसमें पावर प्लेज आते हैं या फिनिश डेथ बॉलिंग आती है तो आपके अच्छे फील्डर हॉट स्पॉट्स पे चले जाते हैं, काउ कॉर्नर में, लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे, जहाँ पे कैचेस और हिटिंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप। तो ये तो बेसिक कैप्टनसी है, लेकिन वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि इतने साल कप्तानियां करने के बाद अगर यही अभी तक आपकी गलतियां हैं तो गॉड नोज के मतलब फिर तो वो बात सच्ची है ना, हम तो कब से कर रहे हैं कि कप्तान आप बना नहीं सकते। यू हैव समथिंग इन यू जो डेवलप होती है, अगर वो नहीं है तो आप सारी उम्र लगे रहे, आपको नहीं, आप वो चीज़ नहीं डिलीवर कर सकते। और रिजवान को यूजुअली पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते थे या हो सकते हैं। हाँ, मैं पर्टिकुलरली रिजवान की बात नहीं कर रहा क्योंकि आई थिंक ही इज अ बेटर कैप्टन, ही इज वन ऑफ द बेटर पीपल हु कैन कैप्टन अ साइड, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो कल वहां पर भी वो खड़ा था, लेकिन जहां तक बाबर का ताल्लुक है, डिसीजन मेकिंग देखे ना, 4 ओवर नया बॉल स्विंग हो रहा है, लुक ने 3 ओवर लगातार किए, 12 रन दिए, 2 विकेट ली। दूसरे एंड पे 4 ओवर 4 बॉलरों ने किए, दूसरे एंड पे हर ओवर बाद बॉलर चेंज हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को सेट नहीं होने दे रहे। फिर मोहम्मद अली हैं, वो इतनी क्रिकेट खेल गए हैं, उन्हें नहीं पता कि फखर जमान को स्ट्रेट वे अराउंड द विकेट आए। बिल्कुल यार, आप पीएसएल के दूसरे मैच ही देख लो कि खुरम शहजाद उसके साथ क्या कर रहा है, और जो टीमें उसको थोड़ा टकअप करती हैं तो वहां पर वो उसे फिर रिस्क लेना पड़ता है। आप उसे ओवर द विकेट आके उसकी जोन में लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, तो पंजाबी कहते हैं अन्ना की मंगे दो अखा। जब आप उसको उसकी जोन में दिए जाएंगे तो फिर आपको फेंटी पड़ेगी। तो लाहौर की जानिब से जी फ़खर ज़मान डिड इट अगेन फॉर द कलंदर्स, उन्होंने 60 रन की इनिंग्स के लिए, और लाहौर कलंदर की जो पूरी टीम है वो रिलाई करती है फ़खर ज़मान की ओपनिंग पर। जिस तरह से फ़खर ज़मान ओपनिंग में एक अच्छा स्टार्ट दे जाए तो वो लाहौर कलंदर का जो टारगेट है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। तो फ़खर ज़मान ने तमाम कल 60 रन की इनिंग्स के लिए 3 छक्के 7 चौके शामिल हैं। फ़खर ने स्पेक्टेटर्स को अपने साथ जिस तरह से इंगेज किए रखा है थ्रू आउट द टाइम, वो दीदनी होता है। हमेशा से एक टीम में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है जो स्पेक्टेटर्स की जान होता है। तो मेरे ख्याल फ़खर ये काम जो है, कलंदर में वैसे और भी बहुत से बड़े नाम हैं, लेकिन फ़खर ये इस पे लीड कर रहे हैं। देखिए, फ़खर बिल्कुल एक ऐसे अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं जो कह लें कि शायकीन को पसंद आती है, जो मासेस को पसंद आती है। रिस्क कर रहे हैं, ऊंची शॉटें लगाते हैं, छक्के लगाते हैं, वो लोगों को पसंद आते हैं क्योंकि डिटेल्स ऑफ द गेम जो है वो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड एंड एवरीबॉडी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो, सो दे लाइक फ़खर कि वो एक फ्लेयर वाला स्टाइल है। ऐसे प्लेयर्स को लोग याद भी रखते हैं और उनको एंजॉय भी करते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि फ़खर ने 50 रन तक तो बहुत तेज हो पहुंचे, उसके बाद बहुत देर उनसे बाउंड्री नहीं लगी। वो बहुत देर बल्ले घुमाते रहे। जब अहमद दानियाल की बॉलिंग आई, जब अली रजा बाद में सेकंड स्पेल में आए, तो फ़खर बहुत देर उनसे सिंगलें होती रही, वो मारने की कोशिश करते रहे लेकिन उनसे हिट नहीं लगी।
यही काम अगर किसी और बैट्समैन ने किया होता तो लोगों ने कहना देखें जी इसको तो हिट नहीं मारनी आती, इसे तो स्ट्राइक रेट नहीं है, इसका ये नहीं, इसका वो नहीं। सो दिस इज पार्ट ऑफ क्रिकेट। आपका टेम्पो ड्यूरिंग एन इनिंग्स चेंज होता है, चाहे आप कोई भी हैं। आप दुनिया के टॉप प्लेयर्स की इनिंग्स उठा के देख लें, जब भी बॉलर्स राइट एरियाज में आते हैं या लाइन ऑफ अटैक चेंज करते हैं या थोड़ा सा सोच के बॉल करते हैं तो फर्क पड़ता है। डजंट मैटर चाहे आप एबी डिविलियर हैं, आप जो मर्जी हैं, वो एक टाइम आता है। और स्पेशली हमारे जो प्लेयर्स हैं ये तो रीजन सेंट्रिक है, इनका तो पता होता है नहीं या मिड विकेट मारनी है या स्क्वायर मारनी है या हट के चलानी है या निकल मारनी है। एबी डिविलियर्स तो 360 प्लेयर था, ठीक है, जब उसको भी राइट एरियाज में बॉलिंग होती थी तो वो भी रिस्पेक्ट देता था। सो हमारे यहाँ जो क्रिकेट को लोग डिस्कस करने वाले ना, वो कहते हैं देखे जी अब फखर ने कई ऐसी बारियां ली हैं लेकिन उस पर कोई बंदा आपको बात करता नजर नहीं आएगा जिसमें वो सिर्फ बॉल टू बॉल खेले। ये चीजें देखनी चाहिए इनको। सिर्फ एक किसी भी एक प्रॉपर बैटर को लेबल कर देते हैं, हट के मारे कोई 6 गेंदों में अंडा कर दे, बुरे तरीके से आउट हो जाए, वो कहते हैं देखो यार ये कोशिश कर रहा था। तो ये बड़ा कमाल है हमारे यहाँ व्यूअर्स का। कल हारिस को भी आप देख लें, वो किसी पोजीशन में ही नहीं था कि वो बॉल और बैट की मुलाकात हो, उसको समझ ही नहीं लगने दिया सलमान मिर्जा ने। हालांकि सलमान का पहला मैच था, मुझे ये नहीं समझ लगा लाहौर ने इसको खिलाया क्यों नहीं। नेशनल T20 का बेस्ट बॉलर है लाहौर। आपने बिल्कुल मल्टीपल टाइम पहले भी इस पर बात की कि इसकी जगह बनती है। एग्जैक्टली, हाँ जी। उसने आउट क्लास कर दिया, ऊपर से ही उसने मैच खत्म कर दिया था। बाद वाले जो बॉलरों ने आउट किए वो तो मेन प्रेशर और विकेट्स और बड़े प्लेयर तो आउट कर चुका था वो। अच्छा, कल नईम ने भी सलमान भी 22 रन की इनिंग्स खेली, एक चांस पहले मिला। तो अगर अभी जो बात हो रही है कि अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट देना और उसके बाद समझकर गेम को खेलना, नईम कल भी जल्दबाजी में एक ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर से वो कैच पकड़ा बैठे 22 रन की, या शायद शॉट ओवर्स शॉर्ट हो गए हुए थे तो उनका काम यही था कि जाके सिर्फ और सिर्फ अटैक करना है जैसा भी बॉल हो। तो यही कर रहा है वो, कहाँ आराम से खेला है। दिस इज द वे ही इज बीन आस्क्ड टू प्ले, दिस इज द वे ही इज बिल्ट टू प्ले, ठीक है। और इसी तरह खेलना है उसने इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। मुझे नहीं लगता कि अभी जब तक वो कोई तजर्बाकार नहीं हो जाते, कोई 2-3 सीजन नहीं खेल जाते, कि वो थोड़ा डिफरेंट होंगे। मेरा ख्याल है कि वो ऐसे ही खेलेंगे जो आपको नजर आ रहा है उनका यूएसपी। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ आप प्लेयर को क्लासिफाई करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि हमारे यहाँ इतने कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं हर मैच में। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आपको इतने मौके नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और एमएसए साहब, ये नईम ने जितने भी मैचेस खेले हैं मासवाई, देखिए मेरा ख्याल है कि कल का मैच में देखें उनका जिस तरह से बात की, मालूम ही ये होता है कि उनका रोल ही क्यों ये दिया गया। और कल के मैच में अगर आप डिफरेंस देखें तो वो क्रिएटिव पावर प्ले में 35 गेंदों में 80 रन बना दिए थे लाहौर कलंदर्स ने। तो और अगर हम देखेंगे 35 गेंदों में 80 रन लगने के बाद भी उनको कंटेन किया 150 रन के अंदर ज़ल्मी ने, तो ज़ल्मी ने कमबैक तो अच्छा कर लिया था। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो ये हुआ कि ज़ल्मी ने अपना पावर प्ले फिर जो है वो आके उस तरह से नहीं खेला जिस तरह से उनको खेलना चाहिए था। जब आप 13 ओवरों में 150 कर रहे हो तो फिर पावर प्ले में आपको 60-70 रन करने पड़ेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे लगता ही है कि जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो दोनों टीमों के पावर प्ले में क्रिएट हुआ, और वहाँ फखर जमान और नईम है। और नईम को जो रोल मिला है वो यही है कि अगर उनकी विकेट चली भी जाती है शॉट मारते हुए तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि उनके पीछे भी काफी बैटिंग है और ओवर भी कल 13 थे। तो मेरा ख्याल है कि रोल ही उनका ये था कल। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते तो बात करें। सलमान खान को कल दोबारा से मौका मिला, उन्होंने 2 ओवर्स करवाए और सिर्फ 6 रन दिए। तो उन्होंने फिर से एक दफा बताया कि मैं जो हूँ स्पेशलिस्ट तो आखिरकार मैं हूँ। इस पर फर्दर बात करते एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की। वक्त का मैं सलमान भाई से क्विकली इस पर कमेंट लेते हैं, देन फिर हमने कराची और इस्लामाबाद वाले मैच की तरफ भी पढ़ना है। सलमान भाई, जमान खान ने कल 2 ओवर करवाए, 6 रन दिए। सलमान मिर्जा की आपने बात की कि इसको मल्टीपल टाइम, इसको पहले भी कहा कि मौका मिलना चाहिए। 3 ओवर 31 रन, 4 खिलाड़ी आउट किए, बट सलमान ने कल जो है 4 से 5 रन जो एक्स्ट्राज में दिए, वाइड थे, नो बॉल थे। तो ये भी चूंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में अब वापिस आना और बॉल करना, ये कोई प्रेशर होता है या फिर इसको किस तरह से आप कहेंगे? देखिए, प्रेशर टाइम तो उसने डील कर लिया था, विकेटें भी ले ली थी। वो जब उसने वाइड बॉल किया ना जी, वहां पे वो लेग स्टंप पे यॉर्कर मारना चाह रहा था, क्योंकि वो था उसका हैट्रिक चांस और उसके सामने था अहमद दानियाल। ठीक है, अब ये दोनों इकट्ठे खेलते रहे हैं पहले लाहौर कलंदर्स में, तो एक दूसरे का पता होता है। आपने देखा होगा कि दानियाल ने उसको बाउंड्रियां भी लगाई, फिर आखिरकार उसने उसको बोल्ड किया। तो वो उसका हैट्रिक चांस था। और हैट्रिक चांस में अगेन मैं कहूंगा कि जो सिंक्रोनाइजेशन है ना कैप्टन और बॉलर और फील्डर्स की, बड़ी जरूरी है। जब आप स्टंप्स को एम करते हैं ना, तो आप अपना जो थर्ड मैन डीप है या जो फाइन लेग डीप है, आप इनको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा स्क्रीन के करीब ले आते हैं, क्योंकि चांस होता है उसमें
फ्लिक लगने का, लेग बाय होने का या बॉल के मिस होने का, लेकिन हम ऐसी कोई चीज नहीं देखते। ऐसा लगता है कि टैक्टिकल चीजों वाले जो सफ़े हैं ना, वो मरोड़ मरोड़ के डस्टबिन में फेंक दिए गए हैं, उस पर कोई फोकस नजर नहीं आता। यानी कि एक बंदे का हैट्रिक चांस है, मैच आप तकरीबन जीत गए हुए हो, आपने उसे कोई अटैकिंग फील्ड ही नहीं दी, उसके हैट्रिक चांस, ठीक है, और कुछ नहीं तो आप उसको एक आधी कैचिंग पोजीशन ही दे देते या कुछ ऐसा क्रिएट करते जो बैट्समैन के जहन में होता कि शायद ये करने वाला है, आप उसको ब्लफ कर लेते। वो रेगुलेशन फील्ड के साथ ही उन्होंने आके गेंद किया। तो नॉन क्रिकेटिंग एंटिटीज जो है उनकी ग्रिप अरूज पर है, वो बातें भी इस तरह की करते हैं कि जैसे 150-200 टेस्ट उन्होंने खेले हुए हैं और वही का बहुत सारे इन बच्चों के एडवाइजर भी हैं, फिर उसी तरह की आउटपुट इनकी तरफ से नजर भी आती है जब भी अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है उसको तो आप क्रेडिट दें कि उसका पहला ही मैच नॉकआउट मैच था, या आगे जाना था या घर जाना था, तो उसने आके वो मैच जितवा दिया। बाकी एक आध वाइड बॉल तो बड़े बड़े सीनियर प्लेयर जो सालों से पाकिस्तान खेल रहे हैं वो भी फेंक देते हैं इधर उधर, लेकिन वो जो स्पेशल बॉल था ना, वो उसने विकेट लेने की कोशिश की थी जो फिर पीछे से सिलेक्ट नहीं हुआ। और कीपर भी बेचारा जो कुशल परेरा है वो बस पूरा ही। अच्छा सलमान भाई, साथ जमान पे कमेंट करके बताइएगा कि इसी प्लेइंग 11 को कंटिन्यू करेगी लाहौर कलंदर्स की टीम? कर भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि लाहौर में आते हैं तो कैसे पिचेस होते हैं, क्योंकि लाहौर में बड़ा बॉलर फ्रेंडली पिचेस थे, घास थी, पेस था, बाउंस था पिछले जो लेग हुई है लाहौर में। तो अगर तो वैसा ही हुआ तो दे कैन प्ले हिम, बट ये है कि ये ग्रीन विकेट्स का बॉलर नहीं है, ये थोड़ी सी ग्रिपी लो बाउंस पिचों पे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसका सीम नहीं लगता, ये राउंड आमिश है, इसका सीम के अलावा जो पेट वाला हिस्सा होता है ना बॉल का लेकर, वो लगता है जमीन पे, तो इसको ग्रास पे ये बॉलर बैटिंग के लिए इजी हो जाता है। सो ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पता नहीं वो क्या सोचते हैं। ठीक है, लेट्स सी। एंड पर सलमान भी कमेंट कर दीजिएगा, आज जो इस्लामाबाद और कराची किंग का जो मुकाबला है, 4 कंसेक्टिव मैच इस्लामाबाद हार चुका है और ये अब टेबल को सेकंड नंबर पर जाने के लिए दौड़ है। इस्लामाबाद अगर बाउंस बैक करते अच्छे मार्जिन से ही जीता है तो उसके पास चांसेस हैं कि वो दूसरे नंबर पर आ जाए। तो इस पर एक कमेंट आप कर दीजिएगा। देखिए, कराची बहुत बुरा खेले और इस्लामाबाद एक मार्जिन से जीते तो इस्लामाबाद आता है, क्योंकि रन रेट का खासा फर्क है, 33 पॉइंट्स तो बराबर ही होंगे। 33 रन अगर इस्लामाबाद जीतती है तो, लेकिन यह कि इस्लामाबाद के लिए जीत इसलिए जरूरी है इन एनी केस कि मोमेंटम बना हुआ हारने का, 4 लगातार हार गए, तो दे हैव टू स्टार्ट विनिंग, ताकि जब वो प्लेऑफ्स में जाएं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो उनके अंदर, क्योंकि ये बड़ा प्रेशर होता है जब टीम को समझ नहीं आ रही होती कि मैच जीतना कैसे है, तो वो कोई भी मैच हार देती है, जैसे हमने मुल्तान को देखा। तो आई थिंक फॉर देम अ विन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो नंबर 4 पे फिनिश करें, 3 पे करें, 2 पे करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है जी। लेट्स सी, आज रात 7:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट में इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स ये मुकाबला है। ऑल्दो ये टॉप 4 टीमें जो हैं क्वालिफाई तो कर चुकी है, लेकिन जो नंबर 2 की स्लॉट है उसके लिए ये दौड़ है, तो इस्लामाबाद इसमें कामयाब होता नहीं। ये अगर मैच जीता है तो इस्लामाबाद के पास चांसेस होंगे दूसरे नंबर पर आने के अच्छे मार्जिन से, प्लस वो जो एक स्ट्रीक चल रही है, जो 4 कंसेक्टिव मैच हार चुके हैं, तो कुछ जो आसानी हो सकती है अगले आने वाले मैचेस के लिए उनके लिए। तो इस पर फर्दर बात करेंगे कल के शो में। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।